अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है पंजाब में जो सूरत हाल बनी है, मजीद आइनी बहरान गंभीर हो गया है, हल क्या होगा। साथ ही साथ मुल्क की मईशत से मुतल्लिक सख्त फैसले हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि खातिर खां नताइज क्यों नहीं नज़र आ रहे, वजह क्या है और क्या इसके सियासी मज़मरात हो सकते हैं। अपने तजियाकारों से राय जानेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है, कुछ रोज़ पहले साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया था, और ये जो पीटीआई का बयानिया है कि अमरीकी साजिश हुई पीटीआई की हुकूमत को हटाने के लिए, उससे मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि जो कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें किसी ने नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। गुज़श्ता रात कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू देते हुए DGISPR ने इसकी तरदीद की है जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि इजलास में तमाम अस्करी क़यादत मौजूद थी, शुरका को बताया गया कि ना किसी किस्म की साजिश हुई, ना ऐसे कोई शवाहिद है। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं है। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब DGISPR के इस इंटरव्यू और इस बयान के रद्द अमल में असद उमर और शीरी मज़ारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और असद उमर ये कहते हैं, एक तो उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहराया। उन्होंने कहा जो इल्ज़ामात हम लगा रहे हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि बार बार सियासी मामलात की तशरीह DGISPR करना ज़रूरी ना समझें तो फ़ौज और मुल्क के लिए अच्छा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अस्करी क़यादत की तरफ से जो दीगर NSC में शुरका मौजूद थे उनकी तरफ से दो बार ये इजलास हुआ कौमी सलामती का, उसमें वाज़ेह तौर पर तरतीब की गई साजिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया वैसे का वैसे ही है और उसके ऊपर वो इसरार कर रहे हैं। अब इससे पीछे ना हटने की वजह क्या है, अपने तजियाकारों से ये हमने पूछनी है। ओपन ऑप्शंस है उनके पास। हमारे पैनल पर आज साथ देंगे साहब शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपका इसके ऊपर सबसे पहले राय जानना चाहूँगी। बार बार दोहराया जा रहा है, बार कहा जा रहा है कि साजिश के कोई सबूत नहीं है, साजिश नहीं हुई है, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए से पीछे नहीं हट रही है। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो मैंने भी असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि DGISPR को इन सियासी मामलात पर आके बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं ये मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है तो फिर ये सियासी बयानात तो नहीं हुए, ये सियासी मामला तो नहीं हुआ, ये मुल्क की कौमी सलामती का मामला हुआ जिसमें सिविलियंस जितने जिम्मेदार हैं उतनी जिम्मेदारी फिर आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज और अफवाज पर भी आती है। तो इसलिए अगर असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये सियासी बात है, इस पर आप आकर बीच में मदाखलत ना करें या बार बार स्टेटमेंट ना दें, मेरे ख्याल से मैं इस बात से एग्री नहीं करता। अगर आप वाकई ये समझते हैं कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हुई है तो फिर इस पे पाक अफवाज के जो तर्जुमान है वो भी बात करेंगे, खासतौर पर अगर शेख रशीद साहब कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि हकायक के बरक्स हो। अच्छा, बात रही इंटरफेरेंस की, साजिश की, मेरे ख्याल से हम बहुत मरतबा इस पे बहस कर चुके हैं। बड़ा कैटेगोरिकली जो पहला NSC का स्टेटमेंट था उसमें लिखा था कि जो कम्युनिकेशन हुई थी वो एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से डिमाश कर दिया गया था, उसमें साजिश का कोई जिक्र नहीं था। जो दूसरा स्टेटमेंट था NSC का जिसमें मजीद साहब जो कि यूएस में एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, जब वो भी आए तो उसका जो स्टेटमेंट था वो ज्यादा वाज़ेह था कि हम इंडोर्स करते हैं अपने पहले स्टेटमेंट को और हम कंक्लूड करते हैं दोबारा कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है। और ये हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके बाद, क्योंकि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली ये हम सब इस मौके पे मेरे ख्याल से मुत्तफिक है कि कोई साजिश का एलिमेंट नहीं था, कोई एविडेंस एज नहीं था। अब आज मज़ारी साहिबा का और असद उमर साहब का ये कहना कि ये उनकी राय हो सकती है, जो कि NSC में मौजूद थे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ये राय हो सकती है, सिविलियन की कोई और राय होगी, ये राय नहीं थी, उनकी राय नहीं थी। वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट किया और कोई एविडेंस नहीं मिला, तो वो राय नहीं थी, वो बाकायदा उन्होंने तहकीक करके एक जवाब दिया था कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है। हाँ, ये बात फैक्ट्स और ओपिनियन में फर्क जाने जी, कल रात ये बात असद उमर साहब और शीरी मज़ारी साहबा पूछ सकते हैं उनसे कि आपने किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की, क्या एविडेंस आपके पास आया, क्या आपने शहबाज शरीफ से पूछा, क्या आपने उन मुनर्फिन से पूछा, क्या आपने अमेरिका में किसी कॉन्टैक्ट से पूछा, आपने इन्वेस्टिगेशन कहां की? ये सवाल करना उनका हक है, लेकिन जो कंक्लूजन था वो क्लियरली उस NSC के स्टेटमेंट में दिया गया था। अच्छा, लेकिन मैंने पहले ये बात कही थी कि ये जो सियासी, जो आपका सवाल भी है कि देखें तहरीक इंसाफ अपने सियासी बयानिए से पीछे नहीं हटेगी। इसका एक ही तरीका है, अगर वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, आप जुडिशल कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या हकायक है। लेकिन वो इस हुकूमत ने अब तक नहीं बनाया है।
इनफैक्ट शहबाज शरीफ ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि हम पार्लिमानी कमेटी में इसको डिस्कस करेंगे, इसको प्रोब करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से 2.5 महीने हो गए, वो भी नहीं किया। अच्छा सर, ये बड़ा दिलचस्प है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम इसके ऊपर बड़ी दफा डिस्कशन भी कर चुके हैं कि क्या इसके सियासी इंपैक्ट हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब की तरफ ये चीज लेके जाना चाहूंगी। भट्टी साहब, ये जो शहजाद बात कर रहे हैं, जब असद उमर ये कहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बार बार क्यों इसके ऊपर वजाहत दी जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तो बार बार इससे मुतल्लिक झूठा बयानिया शेयर किया जा रहा है या उनकी तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है, तो फिर उसके बाद तरदीद की तो जरूरत पड़ती है। क्या आपको लगता है ये जो आके असद उमर साहब ने बात की है या पीटीआई कर रही है, जायज है? नहीं, देखिए, जब मिसाल के तौर पे जब आप एक इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? इसका मतलब लिया जाएगा कि हमारी अदलिया और फौज भी साजिश में शरीक है। ये कैसे हो सकता है कि जो फौज की सरहदों की हिफाजत कर रही हो, गोलियां खा रही हो, रोज शहीद हो रही हो, और वो साजिश में शरीक ना हो? तो उस इल्ज़ाम का जवाब तो देना पड़ेगा। जब आप रोज कहें कि न्यूट्रल्स सुन लें, न्यूट्रल्स ये करें, न्यूट्रल्स ये बात करें, न्यूट्रल्स को मैं ये सुना रहा हूं, तो फिर उनको जवाब तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। और जब आप मीर जाफर और मीर सादिक तक पहुंच जाएं, तो फिर उनको कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना। और फिर जब आपका इदारा एक क्रॉस फायरिंग में आ चुका हो रोजाना, अच्छा मजे की बात है, एक तो वो होते हैं ना कि चलो कोई सबूत, कोई लॉजिक से, रोजाना गालियां और गंदी गलीज गालियां आपको दी जा रही हैं और झूठ बयान किया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये तो जवाब, ये हालांकि आज अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम पूरी खुश हुई होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या इस बयान पे या उनके इंटरव्यू पे, लेकिन ये जो है खैर से ये बयान देना ज़रूरी था। दूसरी बात ये है कि जुडिशल कमीशन, ये जो हुकूमत से आप पीडीएम की, पीडीएम भाग गई थी, जो कौमी पार्लियामेंट का कौमी सलामती का इजलास बुलाया था इमरान खान साहब ने, उससे भी भाग गई थी। इन्होंने पार्लिमानी कमेटी भी नहीं बनाई, वो खैर वो तो उसकी तो हैसियत ही कोई ना होती। ये जुडिशल कमीशन से क्यों घबरा रहे हैं? बनाए ताकि एक आखिरी इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी करें और फॉर्मेलिटी पूरी हो। तीसरी बात यह है कि दो सलामती कौंसिल के जो इजलास है उसमें वाकई कहा गया कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, ज़बान गैर सफारती थी, और जो मरासला आया उसमें 7 या 9 दफ़ा तरीके अदम एतमाद का जिक्र था, और जिसमें ये यहाँ तक था, और ये तरीके अदम एतमाद से पहले का था, और यहाँ तक था कि अगर कामयाब हो गई तो तल्लुकात अच्छे होंगे, नाकाम हो गई इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद तो नताइज भुगतने पड़ेंगे, और इसके बाद देखेंगे ये सारा। बाकी जहाँ तक आखिरी बात मैडम शेख, एक आखिरी सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि ये अगर इस बयान के शुरू में शेख रशीद साहब का बयान आप ना लगाते तो ये ज्यादा संजीदा हो जाता। उसकी वजह ये थी कि शेख रशीद साहब तो कह रहे थे कि तरीके अदम एतमाद आएगी नहीं, आएगी तो नाकाम होगी, और इमरान खान जो है, इमरान खान उनके मुताबिक वो अगले 5 साल भी निकालेगा, और इतवार के बाद मंगल आएगा, पीर दरमियान से गायब हो जाएगा, और फिर जो बयान था उसी का जवाब दिया डीजीआईएसपीआर ने जब उनसे सवाल हुआ, वरना मेरा ख्याल है ये मामला शायद क्लोज ही हो चुका था और इसके ऊपर कोई ऐसी वजाहत भी नहीं आ रही थी। तो इसलिए यहाँ पर शेख रशीद का बयान मेंशन करना बड़ा जरूरी था कि मामले की इब्तिदा हुई कहाँ से। महमल, ये जो हम बात कर रहे हैं सियासी बयानिया पीटीआई का, तो क्या वाकई में अगर ये साजिशी बयानिया ना हो आगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई तो और चीज़ होगी बयानिया लोगों को निकालने के लिए, करने के लिए? देखिए लीना, बात ये कि ये है, तो मेरा जो इसके अंदर ऑप्शन है वो तो ये है कि ये सियासी बयानिया है, और ये बयानिया पीटीआई ने जब उनको मालूम हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उनके खिलाफ कामयाब होगा, जब उनको इस चीज़ का यकीन हो गया, तो उन्होंने फिर ये बयानिया जो है वो बनाना शुरू किया। और शहजाद ने इसकी हकीकत तो बता दी है पूरे फैक्ट्स के साथ कि कब क्या जवाब आया, तो वो तो हमारे सामने ही है कि इस तरह की साजिश तो कोई नहीं हुई, लेकिन जाहिर बात है ये एक सियासी बयानिया है, ये उनकी स्टेटमेंट है, और बार बार जो इस चीज को वो उजागर करते हैं उसकी वजह भी है। देखिए अलीना, अभी जो लॉन्ग मार्च हुई, वो लॉन्ग मार्च हुई और फिर वो खत्म भी जिस तरीके से हो गई, उसको कोई कामयाबी भी नहीं मिली, तो उसकी वजह से इनको कोई ना कोई नैरेटिव तो ऐसा देना है ना कि ताकि लगे कि इनकी कोई, इन्होंने, इनके पास बयानिया भी है, इनको महंगाई का तो बिल्कुल एक बयानिया है जो कि सही भी है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्यों गए, ये क्या कभी इन्होंने असल वजह बताई है कि इनके एलाइज इनसे क्यों नाराज
नाराज थे, या जो मुनर्रिफ अराकीन थे वो इनसे क्यों नाराज थे, क्या वजूहात थी कि पार्लियामेंट का एतमाद खो दिया गया था इमरान खान साहब ने, क्या वजूहात है, उन वजूहात के ऊपर तो ये कभी नहीं आते, तो इन्होंने हमेशा एक्सक्यूजेस ही बनाई है। तो ये भी उन्हीं एक सीरीज, वो कड़ी जो है ये वो सीरीज ऑफ एक्सक्यूजेस में ही है। और क्योंकि देखिए एंटी यूएस बयानिया बहुत बिकता है, उसको बहुत तकवीत भी मिलती है और इसके बहुत सारे बायर्स भी हैं इस बयानिए की, ऐसी बात नहीं है। और आपने भी देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीटीआई की जो है पॉपुलैरिटी वो दोबारा से भी बढ़ी, और उसकी वजह यही थी कि ये बयानिया जो है ये चला, तो इस बयानिया को वो कभी भी नहीं रुकने देंगे। और एक जो बहुत बड़ी वजह है कि वो बार बार ये कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएं और इसके ऊपर ओपन हियरिंग्स होनी चाहिए, वो इसलिए ताकि ये बयानिया डाई डाउन ही ना करे, ताकि रोज इसके ऊपर रिपोर्टिंग हो। जब जुडिशियल कमीशन बनेगी, ओपन हियरिंग होगी, तो फिर रोज टीवी पे यही डिस्कस हो रहा था, तो वो चाहते ही नहीं कि ये बयानिया कभी भी डाई डाउन करे, इसलिए जो है ये सियासी बयानिया वो ऐसे ही चले, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि एक मुल्क के एक हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश अमेरिका क्यों करेगा। अब अगर रूस के दौरे की बात की जा रही है तो रूस के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया इस वक्त उससे तेल भी ख़रीद रहा है। इस रीजन में पहले पाकिस्तान को अमेरिका अफ़गानिस्तान के आईने में देखता था और अब उसको चीन के आईने में देखता है। तो चीन के साथ तो मामलात इमरान खान ने इतने ख़राब किए थे और सी पैक पे जिस तरीके से काम रोक दिया गया था, उसको जिस तरह मुतनाज़ बनाया गया था कि उससे बड़ी खिदमत इमरान खान की अमेरिका की कोई नहीं हो सकती थी। तो एक तो मैं हैरान हूँ कि अमेरिका उनकी हुकूमत को क्यों हटाना चाहता। अगर इस बुनियाद पे तो फिर अमेरिका मोदी की हुकूमत को क्यों नहीं हटा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो मुदाखलत है, तो मुदाखलत तो पाकिस्तान मसलन अफ़गानिस्तान रोज़ इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान उसके मामलात में मुदाखलत कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान जो है उधर हुकूमत तब्दील कर रहा है। हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, तो क्या वो हुकूमत, और वो यानी रियासती सतह पे होते, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड लू जैसे किसी एक बंदे ने बात की हो, बल्कि अच्छा फिर आपने अगर किसी के ख़िलाफ़ साजिश करनी हो तो अमरीकी इतनी बेवकूफ़ है कि पहले से आप उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई मैं तुम्हारी हुकूमत को हटाना चाहता हूँ। साजिश तो वो होती है कि आप उसको चोरी छुपे करते हैं। फिर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का मैंडेट तो अमरीकियों को ख़ुद इमरान खान ने दिया था, जब उन्होंने उनसे कहा था कि आप हमारे और इंडिया के माबैन सालिसी करा दे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि कश्मीर एक इंटरनेशनल मामला है और ये यूएन की सतह पे होना चाहिए। तो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि ये कर ले। फिर तीसरी बात देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत में कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ तो इमरान खान ने उसमें बड़ी चालाकी भी की। मसलन शीरी मज़ारी, वो उनकी वजारत कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी की वो मेंबर नहीं थी। हमाद अज़हर कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का मेंबर नहीं था, उसके वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात ये मेंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इन चहीतों को भी बना लिया। लेकिन उसके बावजूद जो पहली प्रेस रिलीज़ आई इमरान खान की हुकूमत में जिसको उन्होंने किया था, तो उसमें गलत लैंग्वेज की बात थी, उसमें उस पे सफारती एहतजाज की बात थी। लेकिन ये कंस्पिरेसी वाला बयानिया उस प्रेस रिलीज में, अच्छा फिर वो प्रेस रिलीज साजिश नहीं था, वो प्रेस रिलीज वो असद उमर साहब ये कह रहे हैं वजीर आजम हाउस से जारी हुई थी, बार बार सियासी मुद्दा वहां से जारी नहीं हुई, बार बार सियासी मामलात की तशरीह भी करना जरूरी ना समझे, ये मुल्क और फौज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपको लगता है जायज है जो असद उमर साहब कह रहे हैं? अब पहले तो क़यामत की निशानी है कि मोहतरम असद उमर इब्ने जनरल मोहम्मद उमर वो ये बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सदर सुप्रीम कमांडर है। आप ज़रा उनका कसम उठा के वो कह दे कि इन पिछले चंद महीनों और चंद सालों में वो ईवान सदर कितनी मरतबा गए हैं और वो पिंडी कितनी मरतबा गए हैं, और नेशनल सिक्योरिटी का मामला कभी उन्होंने आरिफ अलवी से डिस्कस किया है। दूसरी बात ये कि सफारती महाज पे इस मनगढ़ंत साजिशी थ्योरी का पाकिस्तान को रोज़ कीमत अदा करना पड़ता है। चौथी बात यह है कि आप जॉइंट चीफ, सर्विसेज चीफ्स जितने हैं, आप ये साजिश वाली बात करके और उनका रेफरेंस है कि रोज़ाना उन पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं
تو آپ مجبور کرتے ہیں ان کو اپنی صفائی پہ. تو جب آپ ان کو گھسیٹتے ہیں درمیان میں, آپ نے اس وقت ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں یہ IMF کا فیصلہ تھا, اس پہ اس نئی حکومت کی خواہش تھی کہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا وہ کر لیا جائے, لیکن ان کو لوگوں نے کہا کہ اس میں فوج کا کیا کام. آپ نے خود اس میں اپنے غلط بیانیے کے لیے اس میں ایک فوج نہیں سب فورسز کو انوالو کیا تو بنتا ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے جی. سلیم صافی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, محمل سرفراز صاحبہ اور شہزاد اقبال صاحب کا تجزیہ ملاحظہ کیا. ایک چھوٹی سی بریک جی, اس کے بعد واپس آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. معیشت سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ اس وقت بڑی تشویشناک صورتحال. ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں 208 روپے کا ہو گیا ہے. جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تب سے تقریباً 24 روپے اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں آٹومیٹکلی ان میں اضافہ ہوا ہے, اور مہنگائی تو بے تحاشا. ایک طرف روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, دوسری طرف دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو کنٹرول کریں گے, سستا آٹا دے رہے ہیں, لیکن عوام اس سے کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں وہ تو آپ سن ہی لیتے ہیں ہمارے نیوز بلیٹنز میں ہر روز کہ لٹرلی سب چیخ اٹھے ہیں. اب اس کے اوپر سابق وزیر اعظم نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور سب کو کہتے ہیں کہ مہنگائی کرنے والوں نے 2 مہینوں میں اتنی مہنگائی کر دی ہے جو ہمارے پورے دور میں نہیں ہوئی. مزدوروں کو انہوں نے پیغام دیا کہ پرامن احتجاج کی تیاری شروع کر دے, ہم باہر نکلیں گے. اب کیا اس بار عمران خان عوام کی بڑی تعداد احتجاج کے لیے باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے, اور مہنگائی کے ایجنڈے پر ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے تجزیہ کاروں کے پاس, ان کی رائے جانتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب. میڈم شیخ, سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب جب پاکستان کے دورے پہ آئیں تو انہیں بتائیں کہ مہنگائی 75 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے. تو اگر وہ تنزانیہ, گھانا, کمبوڈیا اور ایتھوپیا اور روانڈا کے دورے کے بعد تشریف لائیں پاکستان, تو انہیں بتائیں کہ ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا ہے جی اے بھٹو کا نعرہ سنے ہوئے, تو پلیز جی اے بھٹو کا نعرہ آ کے ماریں. دوسری بات میڈم شیخ, اسی آواں گے مہنگائی مکاواں گے, اسی آواں گے مہنگائی مکاواں گے. اسی آ گئے اور تباہی پھیر دیتی ہے. نے ڈالر اللہ کے فضل و کرم سے کہاں چلا گیا ہے, فخر زمان کا ریکارڈ توڑ رہا ہے کہ 209 وہ جو انہوں نے رنز بنائے تھے اس کے قریب پہنچ گیا ہے. اور سٹاک ایکسچینج, حکومت کے امیج زیادہ گرا ہے, حکومت زیادہ گری ہے لوگوں کی نظروں میں, یا سٹاک ایکسچینج زیادہ گری ہے, تک کچھ بھی نہیں ہم طے نہیں ہو رہا. اچھا, عمران خان نے چونکہ مہنگائی کی, اس کو فارغ کر دو, اب ان کو بھی فارغ کرو. انہوں نے بھی بڑی مہنگائی کر دی, تجربہ کار 4 مرتبہ کے. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے نا, 2-3 مہینے ہوئے ہیں, ابھی نہیں ملک. اچھا, یہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. عمران جو کر رہا تھا اس کا زیادہ تر بوسنیا کو فائدہ پہنچ رہا تھا. پھر آپ یہ کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی, فخر سے بتایا 300 روپے پتہ نہیں فی آٹا ملے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ یوٹیلٹی سٹور سے آٹا خرید کے 7 دن آپ پکا لیں تو اور کھا لیں اور تندرست رہ جائیں تو مجھے پوچھ لیجئے گا پھر. اچھا, 260 روپے یہ آٹا مل رہا تھا جون تک, اب اچھا پھر آپ بلاول کو بھیجیں, مریم نواز صاحبہ کو بھیجیں اور شہباز شریف صاحب کو بھیجیں. یوٹیلٹی سٹور پر جائیں گے, لائن میں لگیں گے, شناختی کارڈ نمبر دیں گے, وہ نادرا کو بھیجا جائے گا. نادرا سے ایک میسج آئے گا, 6 روپے کٹیں گے. اس میسج اگر آ گیا تو پھر آپ کو 2 کلو آٹا اور 4 کلو دالیں ملیں گی. اور دالیں اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو کیڑے اوپر آ جائیں گے, دالیں نیچے چلی جائیں گی. خدا کے لیے یار, کس دنیا میں رہتے ہو آپ؟ اور اب وہ حمزہ اور بلاول کا جو جیل مہنگائی مارچ پہنچ گیا تھا, آگے آ جائے اب اسلام آباد میں. ظالموں, مار دیا, رول دیا اس قوم کو, اور ملک کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ گروہ کہیں, وہ پہلے بھی بتایا کہ جنگلوں میں کہیں چلا گیا تھا تارک الدنیا ہو کے, اب ملک کے لیے آ گیا ہے. ایک لوگوں کو اچھا بھٹی صاحب, ویسے باقی آپ سب بالکل درست کہہ رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن سٹاک ایکسچینج میں آج کچھ 400 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. ماہرین اس کو فیٹف میں خوشخبری کے امکان سے جوڑتے ہیں. ذرا کچھ ٹیکنیکل بات بھی کر لیتے ہیں. شہزاد کی طرف مبارک ہو آپ کو, 400 روپے, 7,000 نیچے گر کے 400 اوپر آ گیا, مبارک ہو آپ کو. اچھا,
वैसे वाकई भट्टी साहब ये सही कह रहे हैं इस आप, 400 लेकिन को चले, हम तो कैश छोटी करना मुझे छोटी बता देती, मैं सुबह सुबह सरमायाकारी कर लेता। छोटी खुशियां ही सही भट्टी साहब, हालात इतने बुरे हो गए हैं, यकीन जाने इतने दिनों से नेगेटिव खबरें सुन के हमारे लिए तो ये भी गनीमत। अब रुक जाए, शहजाद से पूछ लेते हैं। शहजाद ये बताएं। ओके ठीक है, ओके ठीक है भट्टी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतजार करेंगे। शहजाद ये जरा बताएं कि सख्त फैसले लेने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद डॉलर 208 रुपए पे पहुंच गया, क्यों नहीं काबू हो पा रहा? जी बहुत शुक्रिया रीना। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब से माजरत के साथ, क्योंकि कल मैंने वाकई शाम की चाय नहीं पी, लेकिन एक दिन से ज्यादा मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सका, तो ये सख्त फैसला मैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। एक मासूम सा ही नशा रह गया है चाय का, अब वो भी ना करें इंसान तो फिर कहाँ जाए हम। तो वो सर एक आप दिन मैंने गलत समझे थे, उन्होंने कहा था चाय छोड़ के कॉफी पी लें। एक दिन मैंने डबल रोटी नहीं खा रहे तो केक इनको खिलाओ, ये उसी तरह था, चाय छोड़ के कॉफी बेहतरी के लिए चाय नहीं छोड़ सकते। क्यों कंट्रोल किया आपने शहजाद? ये अरे मैंने कहा एक दिन तो एक और भी है कि अगर एक रोटी है, चार भाई हैं तो 4 टुकड़े कर लें, ये एक नया आइडिया है। चले अगली दफा हम शहजाद को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट चार करें। शहजाद प्लीज एक क्टुकड़ा करके यार उसको बात करने दे, चुप हो जाओ। ओके भट्टी साहब हो गया आपका, शहजाद को बात करने दे अब प्लीज प्लीज। शहजाद मैंने कहा मैं बतौर पाकिस्तानी अपना कंट्रीब्यूशन करूं, कल मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई, मैं शायद इतने मजबूत आसाब का आदमी नहीं हूं, तो आज मैंने फिर चाय शाम की पी ली है, उनसे माजरत। लेकिन देखें इस वक्त सिचुएशन बहुत ही सीरियस है और अल्लाह ना करे ये कंटिन्यू हुई तो पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी है IMF का प्लान, और मेरे लिए हैरत की बात यह कि मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना, जो कि इस बात को समझते हैं लेकिन फिर भी बजट में ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं, अनरियलिस्टिक नंबर है, एक नंबर दूसरे से मैच नहीं कर सकता, और जो IMF की डिमांड्स थी कुछ चीजें उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो जो शख्स ये समझता है कि IMF पे जाना इस वक्त जरूरी है, उसके बाद ही आपके दोस्त ममालिक आपको हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, मल्टीलैटरल एजेंसीज आपको उसके बाद हेल्प करेंगी, तो फिर जो शख्स ये समझता है वो ऐसा बजट क्यों देगा? और इसने मार्केट के कॉन्फिडेंस को बुरी तरीके से शैटर किया है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट के बाद एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन होगा कि हम IMF के पास जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक मुश्किल फैसला है, क्योंकि IMF की डिमांड्स को इतनी आसान नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी डिमांड सख्त है, उससे अवाम पर दबाव आएगा, लेकिन वो दबाव ले लेना चाहिए बजाय इसके कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। क्योंकि अगर डॉलर आपके हाथ से निकल गया और जो डिवैल्यूएशन हमने श्रीलंका में देखी उस तरह की हुई, तो फिर महंगाई तो यहाँ पे जो होगी उसका मेरे ख्याल से कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं समझ आई है कि इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स क्यों हैं। होपफुली इसको रेक्टिफाई करके हम इसको पास करवा लें और जल्द से जल्द IMF की तरफ चले जाए। लेकिन भट्टी साहब की एक बात बिल्कुल ठीक है, आज जब आप कहते हैं कि दुनिया भर में इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो वीट की हो, चाहे वो ऑयल की हो, LNG की हो, तो हमें सख्त फैसले लेना पड़े। इमरान खान ने भी बहुत सारे सख्त फैसले पिछले एक साल में इस वजह से लिए हैं। उससे पहले मिसमैनेजमेंट्स रही हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, लेकिन बहुत सारे मुश्किल फैसले इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से लेने पड़े हैं। मिसाल के तौर पे जो पेट्रोल 150 रुपए पहुंच गया था वो लेने पड़े हैं। तो उस वक्त नून लीग जो कि तजुर्बा रखती थी, नून लीग को अच्छी तरीके से पता था क्या हो रहा है, उन्होंने इस पर सियासत, वो आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया चैनल भी चलाता था, पेट्रोल बम फाड़ दिया, लेकिन वो वक्त की जरूरत थी। ना इमरान खान पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर अपने जेब में लेके जा रहा था, ना मिफ्ता इस्माइल लेके जाएंगे। बदकिस्मती है, इंटरनेशनल हालात भी ऐसे हैं, कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन ये तो अब मैं इस पे क्या रोना रहूं अलीना। बदकिस्मती है कि 23 IMF प्लान पाकिस्तान ले चुका है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा मुल्क में डिसीजन मेकर नहीं था, कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं थी, कोई ऐसा एक डिक्टेटर नहीं था मुल्क में जो कि मुल्क की मईशत को सिमत में लेके आ सके। ये बड़ी बदकिस्मती है। 41 बिलियन डॉलर रिजर्व्स हैं बांग्लादेश। ये बहुत बड़ा सवाल है, सलीम साफी साहब की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि साफी साहब ये हुकूमत तो आई ही इसी एक एजेंडे के ऊपर थी कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा, मुल्क को डायरेक्शन मुल्क की सही करना, इकोनॉमिक डायरेक्शन सही करना। सर अभी तक वो फैसले ठीक है बेशक मुश्किल, लेकिन जिस तरह शहजाद ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्या कबाहत है, क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? देखिए इकोनॉमी चलो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट भी है, लेकिन जो चीज़ें शहजाद साहब और भट्टी साहब और मुझे साथ ना तालिब इल्म भी समझता है, तो क्या वो हमारे इन फाइनेंस मिनिस्टर्स को और इन प्राइम मिनिस्टर्स को समझ नहीं आती? या फिर जो डिक्टेटर्स आए थे जनरल मुशर्रफ साहब के पास कोई क़दग़न नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई वो नहीं था, या उससे पहले जनरल ज़िया उल हक़ थे, या बाकी वजह क्या है कि ये लोग वो नहीं कर सकते?
وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو امیر ہے وہ مافیاز بن گئے ہیں. اور پرسوں میں نے مثال دی تھی، کل جو احسن اقبال کے اس چائے کی بجائے کہ میں نے کہا کہ آپ سگریٹ پہ ٹیکس لگا دیں جو مغربی معیارات کے مطابق ہیں، تو نہ شہزاد بھائی سے جو ہے چائے کا ایک کپ جو ہے وہ کم کروانے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو کئی 100 ارب روپے مل جائیں گے. WHO کے تقاضوں کو بھی آپ پورا کر لیں گے، صحت کے لیے بھی وہ تباہی ہے. لیکن کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس سگریٹ مافیا کے لوگ آ کے سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہی چینی مافیا ہے، یہی باقی مافیاز ہیں. اب بدقسمتی یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت کو بھی یہ سارے مافیاز چلا رہے تھے، اور انہوں نے آ کے یہ سپرفیشل اقدامات تو کیے، لیکن ان میں بھی یہ ہمت نہیں ہے. مثلا صرف IMF میں جانا جرأت مندانہ فیصلہ نہیں تھا کہ ان مافیاز کو لگام دے سکے، ان کو ٹیکس کر سکے جو بڑے بڑے امیر ترین ہے، اور انہوں نے بھی ایک جگاڑ سی کر لی. اچھا پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھیں میرے سامنے اس وقت یہ جنگ اخبار نہیں ہے، یہ جیو TV کی رپورٹنگ نہیں ہے، آئین اخبار ہے پشاور کا. اس کی یہ سرخی ہے، میں بٹی صاحب کو دکھا رہا ہوں، کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ 2013 سے PTI کی حکومت ہے، تو جب PTI حکومت لے رہی تھی تو قیام پاکستان سے لے کر 2013 تک خیبر پختونخوا 97 بلین کا مقروض تھا. آج خیبر پختونخوا کی حکومت 887 ارب کا مقروض انہوں نے بنا دیا ہے. اور کل بجٹ کا نام کیا رکھا وزیر انہوں نے؟ خودداری بجٹ. یہ بات کر رہے ہیں بالکل اپنی جگہ درست. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت صاحب جن کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معیشت تباہال حالت میں وزیر خزانہ، انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے، لیکن یہ بھی ہمت نہیں کر سکے کہ اس کو ٹھیک کر سکے. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں چھوڑ کے گئی، جو پرابلمز تھیں وہ جو عمران خان نے نون لیگ سے انہیرٹ کی تھی اس سے کافی زیادہ ہے. لیکن محمل، یہ جو ابھی سلیم صافی صاحب بات کر رہے تھے کارٹیلز کی، لابیز کی، جس کی وجہ سے سارا نظام آلودہ ہے، محمل ہم دیکھتے دنیا بھر میں ایسا ہی نظام ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے محمل، ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کی کارٹیلز ہوتے ہیں، لابیز ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر پھر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے. پاکستان میں یہ زیادہ کیوں افیکٹ کرتی ہیں اور اس حد تک کہ پھر اینڈ رزلٹ یہ آتا ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور کتنی خوفناک صورتحال پینٹ کر رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو سکتا ہے ملک؟ دیکھیے بالکل ارینا، جو شہزاد نے پکچر پینٹ کیا ہے وہ بالکل درست پینٹ کی ہے، اور وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں اور یہ حکومت بھی یہ بات کہتی ہے کہ اگر IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوگا تو پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف ہی جائیں گے. تو یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے. انہوں نے بجٹ کے اندر بھی جس قسم کی چیزیں رکھی، انہوں نے 2 ٹارگٹس رکھ دیے نا، ایک تو IMF کا پروگرام بحال کرانا تھا اور دوسرا انہوں نے گروتھ بھی دکھانی تھی. تو گروتھ تو نہیں دکھا سکتے، دونوں چیزیں ساتھ تو نہیں ہو سکتی. یہ بہت جس طرح شہزاد نے تو خیر اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کر دیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس میں خالی ایک پاپولیرٹی جو ہے نا وہی ایک چیز نہیں، ایک انگریڈینٹ نہیں ہوتا. وہ ایک انگریڈینٹ ضرور ہوگا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے پورا کس طریقے سے نکالنا. تو بہت سارے اس کے ریزنز ہوتے ہیں، بہت ساری ریسرچ اور اسٹڈیز اس کے اوپر ہوئی ہیں، کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ بیسکلی اگر کوئی پیسفل پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے جس کے اندر وائلنس کا خطرہ نہ ہو، جس کے اندر اس طرح کی اشتعال انگیزی والی اور یہ والی چیزیں بات نہ کی جا رہی ہو، تو وہ جو ہے ان کی کامیابی بالکل ہوتی ہے. اس کے لیے لوگ نکلتے بھی ہیں جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹس کو کوئی رسک نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایون پچھلی لانگ مارچ سے پہلے بھی ہم نے یہ خونی مارچ اور اس طرح کے بیانات بھی پہلے دیکھے، پھر وہ ایک انسائٹمنٹ والے، اور اس کے بعد پھر حکومت کا جو بدترین کریک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ اور وہ سب چھپ بھی گئے، لوگ بھی نہیں نکلے اس ڈر سے، اور جو نکلے ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کو کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم و بربریت کا ہم نے دیکھا کہ حکومت نے وہ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو ہے آپ کا
हुकूमत दोबारा तो कोई इस तरह का क्रैक डाउन नहीं करेगी और उसके साथ आप किस तरीके से आप डील करेंगे। तो मैं बहुत से रीजन होते हैं लोगों को बाहर निकालना। ये जो सवाल इसमें अभी के लिए तो मैं नहीं का लूंगी, जाहिर बात है ये तो आगे की बात है, लेकिन वैसे जो बहुत से दीगर फैक्टर्स भी होते हैं। शहजाद जाते जाते इस सवाल का जरूर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम बात करते हैं मुल्क में कि बड़े माफियाज होते हैं, कार्टेल्स हैं, इनकी वजह से, इनकी डोमिनेंस की वजह से आज हम इस नहज तक पहुंचे, तो हम देखते हैं कि दीगर मईशतों में, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इसी तरह लॉबिंग होती है, उनके ज़ाती एजेंडाज होते हैं जिनको पूरा करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या मुख्तलिफ है, या कहाँ हम गलत हैं जिसकी वजह से ये सब डोमिनेट कर रहा है और मईशत इस हालत में आ जाती है? नहीं, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में तो होते हैं, कार्टेल्स बनते हैं, माफियाज होते हैं, बट वहां पे इदारे भी होते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, SECP हो गया, दूसरे इदारे होते हैं जो कि बड़ा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ताकि माफियाज अगर बनते हैं या कार्टेल्स होते हैं तो उनको कंट्रोल भी किया जा सके। लेकिन ये बात ठीक है, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं लंबी बात हो जाएगी, अमेरिका में आप गन पॉलिसी के हवाले से देख लें, सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं गन वायलेंस के, स्कूलों में जाके मार दिया जाता है, लेकिन जो वहां पे लॉबीइस्ट हैं वो गन कंट्रोल पे जो है हावी हो जाते हैं। तो ये माफियाज हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। आपको इदारे मजबूत कर रहे हैं ताकि ये, अगर कोई इलीगल हो रहा है काम, लेकिन इदारे मजबूत करने चाहिए जिससे चेक एंड बैलेंस इंश्योर किया जा सके। एक छोटी सी ब्रेक, तीसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। पंजाब में आईनी बहरान मजीद गंभीर हो गया। एक दिन में हमने देखा कि असम्बली के 2 इजलास हुए, एक जो स्पीकर परवेज इलाही ने तलब कर रखा था, लेकिन उसके ऊपर आज हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जारी किया ऑर्डिनेंस, एक गवर्नर साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो असम्बली है उसको महकमा कानून के मातहत कर दिया, स्पीकर के इख्तियारात अपने पास कर लिए, वापस ले लिए, सॉरी। और दूसरी जानब हमने देखा कि बजट पेश हो गया, ऐवान इकबाल में अपना इजलास बुला के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इत्तेहादियों ने वो पेश कर दिया, लेकिन साथ साथ परवेज इलाही की सरबराही में स्पीकर की क़यादत में असम्बली में भी इजलास चलता रहा। अब सवाल ये है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं कि जब इजलास कॉल किया हुआ था और कल उसका सेशन भी हुआ परवेज इलाही की ज़ेर सदारत, तो फिर किस तरह से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गवर्नर ने? क्या ये गैर कानूनी है, क्या गैर आइनी है? लेकिन नून लीग कहती है हमने अपना कानूनी होमवर्क पूरा किया है। तो क्या नून लीग की हुकूमत का इकदाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं, गिवन द सर्कमस्टांसेस? अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये पूछेंगे। महमल, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर जो नून लीग ने किया है इकदाम, वो दुरुस्त है? देखिए रीना, इसके अंदर जो है, क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज पे जाए तो वो तो कहते हैं कि अगर गवर्नर, जो कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर गवर्नर जो है वो प्रोरोग कर दे तो फिर उसके बाद वो सेशन दोबारा से हो नहीं सकता। लेकिन उस चीज़ को छोड़ दें, मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं बहस में पढ़ना चाहती कि क्योंकि इकदाम इसके अंदर भी एक्चुअली जिस तरह से ऑर्डिनेंस जिस तरह से पेश किया वो भी सही नहीं किया, वो भी दुरुस्त। तो इसलिए ये जो दोनों चीजें, ये दोनों ही दुरुस्त नहीं है, वो बेशक परवेज इलाही साहब की तरफ से हो या वो बेशक हुकूमत की तरफ से हो। असल बात इसके अंदर रीना क्या है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो कौन है? वो पंजाब की आवाम है, क्योंकि अटक से लेकर रहीमिया खां तक करोड़ों की पॉपुलेशन है एक सूबे के अंदर, जो कि कई ममालिक से बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा एरिया है। आप उसकी बजट एलोकेशन होने ही नहीं दे रहे। आपने एक क्राइसिस पैदा किया हुआ है, हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी। इस पूरी चीज का, इस पूरे डेडलॉक का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का, इस महंगाई के दौर में, इस वक्त जबकि उनको कोई रिलीफ भी चाहिए। आप दुरुस्त कह रही हैं महमल, लेकिन शहजाद ये जिस तरीके से इजलास आज किया गया, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या आपको लगता है जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया वो दुरुस्त है? नहीं, मुझे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर सेशन चल रहा हो पंजाब असेंबली का तो फिर ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। तो मुझे नहीं पता उसकी क्या कानूनी हैसियत है, लेकिन अरीना ये तो एक छोटी मोटी चीजें हैं। पंजाब इस वक्त एक मैस में है, और किसने ये सोचा था कि इरशाद भट्टी साहब के फेवरेट, उनकी मोहब्बत उस्मान बुजदार उर्फ वसीम अकरम प्लस जब जाएंगे तो इतना बड़ा कियोस खड़ा हो जाएगा पंजाब में, एक मैस क्रिएट हो जाएगा और इंस्टेबिलिटी की इंतहा हो जाएगी। ये किसने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था कम से कम, और आई एम श्योर महमूद भट्टी साहब ने भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने अपना हाथ भी कल दिखाया है और उसमें भी आया कि वो दोबारा वजीर आला, वो हाथों की लकीरों में ढूंढ रहे हैं कि क्या मैं दोबारा वजीर आला बनूंगा। अब उनको क्या पता कि वो तो दिलों के वजीर आला हैं, भट्टी साहब के दिल के खुसूसी तौर पर। सलीम साहब आप कहिएगा, ये जो पंजाब में सूरत हाल बनी है, लकीरें तो पता नहीं पहले भी उनके हाथ पे थी या नहीं थी, वो पता नहीं कैसे बन गए। लेकिन देखिए एक तो सारे लोग जी अच्छा
एक जुमला अगर मुकम्मल कर लूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमजा शहबाज एक तो सारे वो लोग, एक जुमला तो कर, तो इसके बाद बात कर लीजिएगा भाई साहब। हमजा शहबाज एक तो सारे चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज है, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये कहा था कि जो मुनर्रिफ अराकीन है उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो उस इंटरप्रिटेशन की रोशनी में हमजा को चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अब ये लाहौर हाई कोर्ट फैसला करे, इलेक्शन कमीशन करे, री इलेक्शन फौरी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की उस इंटरप्रिटेशन के बाद हमजा इस वक्त चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है साफी साहब, आप इसके ऊपर कहिएगा क्या राय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्निकली तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा ना, अगर ऐसी बात है, वरना वो अगर चाहे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, क्यों लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? अलीना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनका वोट गिना ही नहीं जा सकता, तो गिना ही नहीं जा सकता, तो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए फिर? हाँ बिल्कुल ठीक है सलीम साफी साहब। एक तो ये कि वो सारे लोग जो पिछले 2-3 साल 2.5-3 साल उस्तान बुज़दार साहब पे इल्ज़ामात लगाते रहे, ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो सूबे के वज़ीर आला हैं, तो उन सब को बुज़दार साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब तो हर हवाले से साबित हो गया कि सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की असल हाकिम जो थी वो फराह खान थी और मानी का ख़ानदान था, और आज ये जो रिसेंट उसकी तरफ आ गया है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जाली असम्बलियाँ हैं जो एक जाली इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई है, और हमने उस इलेक्शन को इलेक्शन से पहले कहा था कि ये जाली है, तो ये कानून ज़ाब्ते आइन के तहत पिछले कई साल से ये मुल्क नहीं चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला मामला है और उसी के तहत वो चल रहा है। तो आपके ख्याल में जो 2018 में हुआ उसके बाद से तो सभी बिल्कुल जो हो रहा है खराब हो रहा है, इसलिए बेसलेस है, अब भी बेसलेस है। भट्टी साहब आपका तज्जिया? लेकिन मैं एक बात ये करना चाहूँगा, हाँ अभी तक देखिए जाली होता है असम्बली, जो जाली इलेक्शन के नतीजे में बने तो उसके लेकिन मैं एक बात करूंगा कि परवेज इलाही साहब, डिग्री होती है, जाली होता है। भट्टी साहब, पंजाब के अवाम को सजा न दे। जिस बंदे ने सुबह आपको धोखा दिया था और आपके बात में गलत बात डाली थी, क्योंकि रात को तो आप वजीर आला बन गए थे, तो उस बंदे पे गुस्सा निकालो। वो जो भी है हमें भी मालूम है, भट्टी साहब को भी मालूम है, बजाय इसके कि पंजाब के अवाम पे गुस्सा निकालें। साहब क्या कह रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। भट्टी साहब तज्जिया दे दे पंजाब पे, इधर उधर दूसरे सूबों में ना जाए। तक पहुंच गए, इन्होंने अफगानिस्तान के इशू पे चले जाना है। मैं कह रही हूँ इधर उधर ना जाए दूसरे सूबों में। भट्टी साहब पंजाब पे रहते हैं, आप बता दें। पहली बात तो ये है कि गैर आइनी वजीर आला जो हमजा शहबाज है, ये सज़ा दे रहा है पूरे पंजाब को, और इसके वालिद मोहतरम वो सज़ा दे रहे हैं पूरे पंजाब को। हाउस ऑफ शरीफ सज़ा दे रहा है पूरे पंजाब को। पंजाब में ताकत और फिरौनियत का नशा देखें, लॉन्ग मार्च में मकबूजा कश्मीर बना दिया पंजाब को, और कल अता तारड़ साहब के हाथ में एक में आइन था और दूसरे हाथ से वो क्या इशारा कर रहे थे, और उस पर फरमा रहे हैं मैं ये दोबारा भी करूंगा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये है फिरौनियत और ये है ताकत। और तीसरी बात ये है कि आईजी चीफ सेक्रेटरी पेश ना हुए, गैर कानूनी स्पीकर बुला सकता था। गवर्नर को क्या इख्तियार है कि वो पंजाब असम्बली को इससे बेहतर है पंजाब असम्बली को इस्टेब्लिशमेंट के अंडर कर दें ताकि वो बेहतर इसको चलाए। और जो कल तक जो महंगाई मुकाओ मार्च था, महंगाई कर रहे, कल तक जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ थे वो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। शर्म करो यार, इतनी ताकत के नशे में इतनी बेकरारी है, ये हाल हो गया है। एक ऐवान इकबाल में, एक फलानी जगह पे, खुदा का खौफ करो। और आगे साफी साहब का वक्त हमारे पास प्रोग्राम में खत्म हो गया। आपके लिए हमारे पास आज टाइम था, वक्त हमारे पास खत्म हो गया जी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।